कभी कभी किसी का दिल और दिमाग एक ऐसे विकृत जज्बात का गुलाम बन जाता है कि जहाँ किसी को खो देने का डर सही और गलत के बीच की लकीर मिटा देता है और साथ में खो जाता है मानसिक संतुलन। और इसी वजह से ना तो समझदार विचार और ना ही समझदार लोग इस उत्तेजित दिमाग को शांत कर पाते हैं। इन हालात में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के करीबी लोग सतर्क रहें उन भावनाओं के सैलाब से जो एक टूटे दिल और घायल दिमाग के अंदर एक कोलाहल मचाते हैं। और ये कोलाहल एक घातक विस्फोट बनकर कई जिंदगियों को तहस नहस कर सकता है। इस केस में हवा तो शादी वाली चल रही थी, पर बादल हर किस्म के छा रहे थे। कोई आने वाले मीठे कल के इंतजार में खो रहा था, तो कोई बीते हुए कड़वे कल के मातम में रो रहा था। कुछ रिश्ते बनने जा रहे थे, तो कुछ जिंदगियां बिखरने जा रही थी। 14 फरवरी 2023, ये दिन वैलेंटाइंस डे का दिन। इस दिन सारी दुनिया जब प्यार के रंग में डूबी हुई इस दिन का जश्न मना रही थी, तभी उस दिन एक सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने भारतवासियों और खासकर भारत में दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। ये मर्डर केस निक्की यादव का था, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को पुलिस के ही एक मुखबिर द्वारा दी गई थी। अभी श्रद्धा मर्डर केस को कोई भूल भी ना पाया था कि एक और लव कपल का ये कांड सामने आ चुका था। नमस्कार, आदाब, मैं शबीना नसीम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साहिल गहलोत ने निक्की यादव का कत्ल रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया था, और वो भी कार रोककर सड़क के किनारे, वो भी उस वक्त जब दर्जनों गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी। तो क्या है निक्की यादव के मर्डर की कहानी? इस कहानी में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है, ये सब बातें जानने से पहले हम पहले निक्की यादव के बारे में जान लेते हैं। तो निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर घेरी कुमार में हुआ था। निक्की के पिता गुरुग्राम में मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस करते थे। निक्की की प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के झज्जर में ही हुई थी। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। आगे की शिक्षा के लिए निक्की को दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली में ही 2018 में निक्की मेडिकल टेस्ट नीट की तैयारी में जुट जाती है। उत्तम नगर के मशहूर कोचिंग सेंटर में वो तैयारी करने जाया करती थी। कोचिंग सेंटर जाने के लिए वो डेली एक बस से जाया करती थी और उसी बस में उसकी मुलाकात एक दिन साहिल गहलोत से हुई थी। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल वहाँ पे एसएससी की तैयारी में लगा हुआ था, जिसके लिए वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाया करता था। दोनों का जाने का टाइम एवं साधन एक ही था। वे दोनों एक ही टाइम एक ही बस से जाया करते थे। इसी कारण वे दोनों के करीब आ जाते हैं और शुरू होती है ये खूनी लव स्टोरी। प्रेम में पड़ने के कुछ समय बाद ही दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के कारण सारे कोचिंग संस्थानों के बंद होने की वजह से वे लॉकडाउन में अपने घर चले जाते हैं और कोचिंग सेंटर खुलते ही फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ दोनों का प्रेम संबंध और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसी बीच दोनों अपने अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन वे दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। फेल होने के बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। इसी बीच इनका रिलेशनशिप और गहराता है। पढ़ाई के दौरान दोनों के रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। देखने में तो दोनों ही एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी थी। लेकिन ये कड़वाहट कब जहर में बदल जाएगी, ये निक्की ने भी अपने ख्वाबों ख्यालों में कभी नहीं सोचा था। घटना वाले दिन के ठीक 12 घंटे बाद साहिल की शादी होने वाली थी। 9 फरवरी की दोपहर नजफगढ़ के करीब साहिल गहलोत की सगाई थी। सगाई में दोनों परिवार के तमाम नज़दीकी लोग शामिल थे। सगाई के कुछ घंटे बाद ही साहिल और उसकी होने वाली पत्नी की तस्वीर दिल्ली के वृंदापुर में रहने वाली निक्की यादव को उसकी दोस्त ने व्हाट्सएप पर भेजी। ये जो निक्की की दोस्त थी वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानती थी और उन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। साहिल की सगाई की तस्वीर देखते ही निक्की भड़क जाती है। वो गुस्से से तमतमा उठती है। वो सोचती है कि आखिर साहिल उसके होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकता है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्से में भरी हुई साहिल के पास फ़ोन मिलाती है, लेकिन साहिल अपने घर मेहमानों के बीच फंसा हुआ था। वो निक्की से कहता है, मैं रात को तुमसे मिलने आऊँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। इधर निक्की अपने घर पर बेहद गुस्से से भरी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। घर पर उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। निक्की 2 बैग में अपने कुछ कपड़े रखती है और साहिल का वेट करने लगती है।
उधर साहिल अपनी सगाई की सभी रस्मों को पूरा करने के बाद रात के तकरीबन 1 बजे अपनी हुंडई वेरना कार से निकलता है। वो सीधा कार से निक्की के घर पहुंचता है। निक्की काफी गुस्से में थी। साहिल उससे कार में बैठने के लिए जोर देता है। निक्की अपने दोनों बैग कार में रखकर साहिल के साथ निकल जाती है। निकलने से पहले निक्की ने अपनी छोटी बहन से साहिल को ये कहकर मिलवाया कि वे दोनों एक साथ ट्रिप पे कहीं बाहर जा रहे हैं। कार में बैठते ही निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। निक्की साहिल से कहती है कि तुम शादी से इनकार कर दो, हम दोनों कहीं शहर से दूर चले जाएंगे। साहिल की शादी उसी दिन यानी 10 फरवरी को रात में होने वाली थी। दोनों झगड़ा करते करते पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं, लेकिन बात सुलझने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही थी। निक्की बार बार उसे धमका रही थी कि अगर उसने शादी से इनकार नहीं किया तो वो खुदकुशी कर लेगी या वो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देगी। लड़ाई अब भी जारी थी। निजामुद्दीन से होते हुए आनंद विहार की तरफ मुड़ चुकी थी। रात अब धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। निक्की की धमकियों के बाद अब साहिल उसकी बात मानने को तैयार होता नजर आ रहा था। वो इस बात पर तैयार हो जाता है कि वे दोनों इस शहर से हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे और वहां जाके शादी कर लेंगे। आनंद विहार बस डिपो से पता चलता है कि उस समय हिमाचल जाने वाली कोई बस नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि हिमाचल के लिए आईएसपीटी से बस मिलेगी। अब उसके बाद कार आनंद विहार से आईएसपीटी का रूप करती है। उनका इरादा ये था कि कार को आईएसपीटी की पार्किंग में पार्क करके दोनों बस से हिमाचल चले जाएंगे। मगर दोनों के कश्मीरी गेट पहुंचने से पहले ही साहिल के मोबाइल पर उसके घर वालों के बार बार फोन आता है। साहिल फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ उसके पिता उसे जोरदार तरीके से डांट रहे थे। वे कहते हैं कि तुम कहाँ गायब हो, जबकि तुम जानते हो कि आज शाम तुम्हारी बारात जानी है। सारे मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उसके घर वालों को निक्की और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था। उसके पिता ने फौरन उसके घर आने को कहा। घर वालों के दबाव में आकर अचानक साहिल ने हिमाचल जाने का फैसला बदल दिया। उसने निक्की से साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर निक्की फिर से भड़क गई। वो उन दोनों को एक साथ खुदकुशी करने पर जोर देने लगी। साहिल इसके लिए लेकिन तैयार नहीं हुआ। निक्की उसे फिर से पुलिस में जाने की धमकी देने लगी। अब साहिल उसे समझाते समझाते बेहद गुस्से में आ चुका था। दोनों के बीच बड़ी जोरों का झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान साहिल के घर वालों का लगातार फोन भी आ रहा था। इसी गुस्से में साहिल अचानक अपने मोबाइल चार्जर का तार निकालकर निक्की के गले में डालता है और उसी तार से उसका गला कस कर खींचने लगता है और दम घुटने की वजह से निक्की ने कुछ पलों में ही दम तोड़ दिया। साहिल निक्की के मरने के बाद एकदम से घबरा जाता है। उस वक्त सुबह के करीब 9 बजे थे। थोड़ा संभलने के बाद साहिल ने निक्की की लाश को सीट बेल्ट लगाकर सीट पर बैठाकर कार को स्टार्ट किया। साहिल नजफगढ़ के मित्राव गांव में पहुंचता है। किसी को भी कानो कार खबर नहीं हुई थी कि सीट पर आराम से बैठी हुई लड़की जिंदा है या मुर्दा। घर वालों का फोन अभी भी लगातार आ रहा था। घर से पहले उसका एक ढाबा था जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। ढाबा उसी की शादी की वजह से 3 दिनों से बंद था। शादी की तैयारी के लिए ढाबे के कर्मचारी उसके घर पर ही थे। साहिल कार ढाबे के कंपाउंड में खड़ा करता है और निक्की की लाश को सीट पर से उतारकर गाड़ी की डिक्की में रख देता है। कार को लॉक करके वो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो थोड़ा फ्रेश होता है और आराम करता है, कपड़े बदलता है और फिर शादी की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। अब तक शाम हो चुकी थी और बारात निकलने का टाइम हो गया था। साहिल की बारात रात 9 बजे मित्राव गांव से मंडोथी गांव पहुंच जाती है। शादी के बाद करीब रात 1 बजे वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने घर लौटता है। सभी मेहमान के थक कर सो जाने के बाद करीब 3 बजे वो अपनी दूसरी कार टाटा निक्सन से फिर 700 किलोमीटर ढाबे में पहुंचता है, जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश रखी थी। वो दूसरी कार से निक्की की लाश को निकालकर उसी ढाबे के एक कमरे में रखी हुई एक नीली फ्रिज में रखने का प्लान बनाता है। वो फ्रिज से तमाम ट्रे बाहर निकालता है और उसकी लाश को जैसे तैसे फ्रिज में ठूस देता है और फ्रिज के दरवाजे का मुंह दीवार की तरफ कर देता है ताकि दरवाज़ा खुलने पर लाश बाहर ना आए। निक्की के दोनों बैग्स को भी वो फ्रिज के पास ही रख देता है और निक्की का फ़ोन अपने पास ही रखता है। फ़ोन रखने से पहले उसके फ़ोन से खुद के सारे चैट्स एवं कॉल डिटेल डिलीट करता है। इसके बाद चुपचाप फिर से घर को लौट जाता है। साहिल 11 एवं 12 फरवरी को 2 बार अपने ढाबे पर जाता है, ये पता करने कि फ्रिज में लाश अपनी जगह पर रखी है या नहीं। उसका इरादा था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लाश को उसी बैग में भर के जो निक्की अपने साथ लाई थी किसी नदी में फेंक आएगा। लेकिन शादी की गहमा गहमी और मेहमानों में घिरे रहने के कारण उसे लाश ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। साहिल के ढाबे से लाश निकालने से पहले ही खुद उसका राज खुल गया और लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ये सब बातें खुद साहिल ने पुलिस को अपने बयान में बताई थी।
लेकिन साहिल के राज खुलने की बात पुलिस को कैसे पता चली? पुलिस को कैसे पता चला कि साहिल ने अपने ही ढाबे में एक कमरे के फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को छुपा कर रखा है? दरअसल 13 फरवरी की रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फ़ोन किया। वो मुखबिर साहिल और निकी के रिश्ते के बारे में जानता था। उसे कुछ अजीब लगा कि साहिल की शादी निकी के अलावा किसी और से कैसे हो सकती है, और निकी भी उसके शादी के दिन से ही कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो मुखबिर पुलिस का भरोसेमंद आदमी था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने फ़ौरन ये खबर अपने अफसरों को दी। इसके बाद पुलिस की टीम साहिल को अपने घर ना पाकर उसका फ़ोन ट्रेस किया, जिससे थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन का लोकेशन पता चल गया। उसके बाद 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारा सच बयान किया और पुलिस के साथ वो ढाबे पहुंचा। वहां पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में ही ढाबे के एक कमरे में मौजूद एक नीली फ्रिज से निकी की लाश बरामद की। वहीं दूसरी तरफ निकी के पिता के बयान के अनुसार निकी के पिता सुनील दत्त ने बताया कि निकी हर रोज एक बार कम से कम अपने माँ को फ़ोन किया करती थी। ये उसका रूटीन था। आखिरी बार 1 हफ्ते पहले निकी अपने घर गई थी। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन के साथ वृंदापुर में रेंट पे रहा करती थी। लेकिन 9 और 10 फरवरी को निकी का फ़ोन न आने की वजह से उन्हें कुछ अजीब लगा और वो परेशान हो गए थे। उन्होंने निकी की छोटी बहन अपनी छोटी बेटी को फ़ोन लगाकर उससे निकी के बारे में पूछा। निकी की बहन ने बताया कि वो यहाँ भी नहीं है। घर वालों ने निकी के दोस्तों से पूछताछ की पर निकी का कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब निकी की छोटी बहन ने निकी के बारे में बताया कि वो 9-10 फरवरी को अपने एक दोस्त साहिल के साथ यहाँ से निकली थी। किसी तरह साहिल का नंबर ढूंढकर उसके पिता ने साहिल से बात की। निकी के बारे में पूछने पर साहिल ने उन्हें बताया कि वो देहरादून में है और उसका मोबाइल मेरे पास है। वे लगातार उन्हें गुमराह करने के लिए अलग अलग कहानियां गढ़ रहा था। 2 दिन बाद तो उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। तब निकी के पिता ने साहिल के पिता से बातचीत की। निकी के पिता के अनुसार 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने उन्हें पहली बार बताया कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। निकी के हत्यारे साहिल गहलोत ने निकी के परिवार वालों को खूब गुमराह करने की कोशिश की। उसके परिवार वालों को तभी साहिल पे शक हो गया था। जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की तब साहिल ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वो टूट गया और उसने सच उगल दिया। साहिल के पिता के बात करने के तुरंत बाद ही निकी के पिता को फ़ोन के द्वारा पुलिस ने थाने में बुलाया। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। कत्ल की तफ्तीश अभी तक जारी है। इस केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। तफ्तीश में ये भी पता चला था कि साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। लगातार साहिल नए नए खुलासे कर रहा है। वो 5 दिन बाद वो कहता है कि निकी यादव से उसने छुप कर शादी की थी। इसके बावजूद साहिल ने दूसरी शादी भी की। इतना ही नहीं, इस शादी की जानकारी और निकी के कत्ल की कहानी भी साहिल के पिता, उसके 2 कजिन, उसके 2 दोस्तों को 10 फरवरी की सुबह ही हो गई थी और उन लोगों ने भी बाकायदा निकी के लाश को छुपाने में, ठिकाने लगाने में मदद की थी। उसके बाद ऐसा दिखाने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे शादी की तैयारियों में मशगूल हो गए थे। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस कहानी में अभी कितने ट्विस्ट आने बाकी हैं और कितने खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल एक रिश्ता खत्म होता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती। एक रोमांटिक रिश्ते का टूटना न तो इंसान को निकम्मा साबित करता है और ना ही छोटा। एक ब्रेकअप बस एक इशारा होता है कि जिंदगी में रोमांस के परे भी और कई खूबसूरत तोहफे हैं जिन्हें हमें पहचानना है, खोलना है और उनका पूरा लुत्फ उठाना है। रंजिशें, नफरतें, अधूरे रिश्ते, ये सभी दिलो दिमाग में नासूर बनकर छेद कर देते हैं जो होने देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रेमी की दर्दनाक दगाबाजी हो या तकदीर का क्रूर मजाक, चाहे जितना भी डिप्रेशन हो, गुस्सा हो, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए ये एक फेज़ है, एक दौर है और हर दौर बीत जाता है। किसी भी सूरत में वो दौर, वो यादें, वो दर्द किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये सनसनीखेज मर्डर की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही सत्य आपराधिक घटनाओं के जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।